आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 4 समतल में गति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्टली हर बार हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम है प्रक्षेपी गति। तो क्या होती है प्रक्षेपी गति? अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को हम क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं तो वस्तु जो है एक वक्राकार पथ पर गति करती है। वस्तु की इस गति को कहते हैं प्रक्षेपी गति, और ये जो वक्राकार पथ होता है उसे कहते हैं परवलयकार पथ। तो देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु गुरुत्व के अधीन एक वक्राकार पथ पर गति करती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। वस्तु का पथ परवलयकार पथ कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उदाहरण। तो इसके उदाहरण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है तोप से छूटे गोले की गति। तोप से छूटे गोले की गति, या इसमें हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बल्ले से मारने पर गेंद की गति। बल्ले से मारने पर गेंद की गति। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल के गेम में जब कोई फुटबॉल प्लेयर बॉल को पैर से हिट करता है तो बॉल जो है एक वक्राकार पथ पर गति करती है। इसी तरह से बास्केटबॉल के गेम में जब कोई प्लेयर बॉल को बास्केट में डालने को ट्राई करता है, प्रयास करता है, तो बॉल को एक परवलयकार पथ पर फेंकता है जिससे कि बॉल बास्केट में गिर जाए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रक्षेपी गति के। तो आगे देख लेते हैं, जब किसी वस्तु को हम प्रक्षेपी के पथ पर फेंकते हैं तो वो किस तरह से गति करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कोई वस्तु है और उसको हम क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं। तो ये जो है एक क्षैतिज अक्ष है। क्षैतिज अक्ष से 90 डिग्री पर जो अक्ष होती है ये होती है ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष और ये एक वाई अक्ष है, और हम किसी वस्तु को इस बिंदु से फेंकते हैं, इस पॉइंट से। तो मान लेते हैं हम इस बिंदु से जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसको हम ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। तो पहले वो वस्तु ऊपर जाती है, एक अधिकतम बिंदु तक पहुंचती है और फिर वापस नीचे गिरने लगती है। तो वस्तु की गति का जो ये पथ होता है इसको कहते हैं परवलयकार पथ। और इस परवलयकार पथ में वस्तु को जिस वेग से फेंका जाता है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं। प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की क्षैतिज दूरी जहां पर वस्तु जाकर गिरती है, ये वाली दूरी, इसे कहते हैं क्षैतिज परास। ये कहलाती है क्षैतिज परास। इंग्लिश में इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको r से व्यक्त करते हैं। ठीक उसी तरह से जब वस्तु इस बिंदु से चलकर फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है तो वस्तु की गति में एक बिंदु ऐसा आता है जो इस क्षैतिज परास से अधिकतम ऊंचाई पर होता है, मैक्सिमम हाइट पर होता है। तो उस बिंदु की क्षैतिज परास से जो दूरी होती है उसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। ये कहलाती है अधिकतम ऊंचाई। और अधिकतम ऊंचाई को कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से फेंकी जाती है प्रक्षेपी के पथ पर, तो ये प्रक्षेपी पथ पर जितना समय लेती है इस बिंदु तक पहुंचने में, इस पथ को तय करने में जो लिया गया समय होता है
उसे कहते हैं उड्डयन काल। इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको TF से व्यक्त करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम ये 4 चीजें डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसमें ये प्रूफ करेंगे कि जब वस्तु जो है किसी कोण पर क्षैतिज से फेंकी जाती है तो वो जिस पथ पर गति करती है वो एक परवलयाकार पथ होता है। ठीक उसी तरह से हम इसमें क्षैतिज परास का व्यंजक ज्ञात करेंगे, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक ज्ञात करेंगे, और हम ज्ञात करेंगे कि वस्तु को इस बिंदु से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मीन्स उड्डयन काल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रूफ कर लेते हैं कि वस्तु जो है परवलयाकार पथ पर गति करती है। तो वस्तु की गति का पथ प्रूफ करने के लिए पहले हमें मैथ का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ग्राफ, आलेख। तो हम दो तरह के ग्राफ बनाएंगे, दो तरह के आलेख बनाएंगे, जिसमें से पहला आरेख है y इक्वल x का, जबकि दूसरा आरेख होगा y इक्वल x स्क्वायर का। y इक्वल x में y और x दोनों की घात 1 है, तो ये एक घात की समीकरण है, जबकि y इक्वल x स्क्वायर में y की घात 1 और x की घात 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम इन दोनों समीकरणों का ग्राफ बना लेते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आता है। ठीक है ना, तो पहले हम इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ बिंदु चाहिए होते हैं, तो हम 0 से शुरू कर सकते हैं। x का मान 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे 0, तो y इक्वल 0 आएगा, तो बिंदु आ जाएगा 0,0। इसी तरह से हम x की वैल्यू 1 लगाएंगे, तो y इक्वल x की प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 1,1। इसी तरह से हम x की वैल्यू लेंगे -1, तो y इक्वल हो जाएगा -1, तो पॉइंट हो जाएगा -1,-1। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, तो y इक्वल आएगा 2, तो पॉइंट हो जाएगा 2,2। और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -2, तो जो पॉइंट आएगा वो आएगा y इक्वल -2, और पॉइंट हो जाएगा -2,-2। इन बिंदुओं पर अगर हम ग्राफ को दर्शाते हैं तो देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। ये जो अक्ष है ये है x अक्ष, और ये वाली अक्ष है y अक्ष। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु होता है 0,0, तो यहाँ पर आएगा 0,0। नेक्स्ट पॉइंट है 1,1, तो 1,1 यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद है -1,-1, तो -1,-1 नीचे की तरफ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2,2, तो 2,2 ऊपर चला जाएगा, और नेक्स्ट है -2,-2, तो पीछे और नीचे की तरफ आएगा। इन सारे बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। मतलब अगर हम किसी एक घात वाली समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो एक रेखा आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई समीकरण एक घात की है तो उसका ग्राफ रेखिक होगा, और अगर कोई ग्राफ रेखिक है तो इसका मतलब ये है कि वो एक घात वाली समीकरण का ग्राफ होगा। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास एक समीकरण है y इक्वल x स्क्वायर, तो हम इसका ग्राफ बनाने के लिए कुछ बिंदु लेंगे। जैसे कि पहले हम x का मान ले लेते हैं 0, x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये जाएगा y इक्वल 0 स्क्वायर। इसी तरह से हम x का मान ले लेते हैं 1, x के स्थान पर 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर, मतलब y इक्वल 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या आएगा 1। इसी तरह से हम x की वैल्यू लेते सकते हैं -1, तो -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर, तो y इक्वल हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, तो x के स्थान पर 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -2, तो -2 लगाने पर -2 का स्क्वायर, तो y इक्वल हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। तो पहला जो बिंदु है वो है 0,0, जबकि दूसरा बिंदु है 1,1। नेक्स्ट पॉइंट है -1,1, और उसके बाद अगला पॉइंट है 2,4, और लास्ट पॉइंट है -2,4। इन बिंदुओं को अगर हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा। पहला पॉइंट है 0,0, तो 0,0 आ जाएगा बीचों बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है 1,1, तो 1 आगे और 1 ऊपर, 1,1। अगला पॉइंट है -1,1, -1 पीछे और 1 ऊपर, तो -1,1। 2,4, 2 के लिए आगे और 4 के लिए ऊपर, 2,4, और -2,4 का आएगा, -2 पीछे होता है, 4 ऊपर जाएंगे तो -2,4। इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी, और ये आकृति ठीक वैसी है जैसा कि हम वस्तु को जब किसी कोण पर फेंकते हैं तो वस्तु जो है जिस पथ पर गति करती है वो पथ ऐसा होता है। बस फर्क इतना होता है कि वो पथ ना उल्टा होता है, ऑपोजिट, वो ऐसे करके बनता है, ये ऊपर की तरफ आया है। तो पथ चाहे किधर भी बने, ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ बने, इस पथ को कहते हैं परवलयाकार पथ। मतलब ये जो आकृति है ना इसको कहते हैं परवलय। और परवलयाकार आकृति का ग्राफ किस समीकरण से आता है, दो घात वाली समीकरण से। मतलब अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है तो उसका जो ग्राफ होगा वो परवलयाकार होगा, और अगर हमारे पास कोई ग्राफ परवलयाकार है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक द्विघात समीकरण का ग्राफ है।
तो प्रक्षेपी गति का पहला टॉपिक है, इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि प्रक्षेपी का पथ परवलयकार होता है। और प्रक्षेपी का पथ परवलयकार होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि प्रक्षेपी की जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण का ग्राफ ही परवलयकार ग्राफ होता है। क्लियर? तो इसके लिए जो है मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को हम क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं। तो वस्तु को जिस वेग से फेंका जाता है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। मान लेते हैं वस्तु की गति का जो प्रारंभिक वेग है वो है u, और जब वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु जो है ना इस प्रकार के आकार में गति करती है, और ये जो आकार होता है इसे कहते हैं परवलय। लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है कि ये परवलयकार पथ है, तो इसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि इस आलेख की जो समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो परवलयकार होता है। ठीक है, तो क्योंकि वस्तु को जिस वेग से फेंका जाता है वो इसका प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग u क्षैतिज से एक कोण बना रहा है थीटा। वेग एक सदिश राशि है, जब कोई सदिश क्षैतिज से एक कोण बनाता है थीटा तो उस सदिश को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक तो होता है x अक्ष की दिशा में और दूसरा होता है y अक्ष की दिशा में। जो x अक्ष की दिशा में होता है उसे कहते हैं क्षैतिज घटक, जबकि y अक्ष की दिशा में जो घटक होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो वेग u का क्षैतिज घटक हुआ ux, और ux इक्वल क्या होता है u cos थीटा। इसी तरह से वेग u का ऊर्ध्वाधर घटक होगा uy, और uy इक्वल क्या होगा u sin थीटा। वस्तु के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक uy वस्तु को ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा और अधिकतम बिंदु तक जाकर 0 हो जाएगा, जबकि वस्तु के वेग का जो क्षैतिज घटक है वो वस्तु को क्षैतिज दिशा में गति कराएगा, और वस्तु क्षैतिज दिशा में जो ना एक समान वेग से गति करेगी, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका वेग जो है पहले जो है 0 से बढ़ेगा, फिर ऊपर जाकर 0 हो जाएगा, फिर वापस नीचे आने पर बढ़ने लगेगा। मतलब वस्तु का जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो एक समान वेग है, जबकि वस्तु का जो क्षैतिज वेग है वो एक समान वेग होता है। ठीक है, मतलब जो ux है ना वो एक समान वेग है। अब क्योंकि जो ux है वो एक समान वेग है और ux क्या होता है क्षैतिज घटक, तो वस्तु वेग का जो क्षैतिज घटक है वो है ux, और ux इक्वल क्या है u cos थीटा। क्योंकि क्षैतिज वेग ux एक समान है, तो एक समान वेग के लिए फॉर्मूला होता है वेग इक्वल विस्थापन बटे समय। वेग इक्वल होता है विस्थापन बटे समय। अब क्योंकि हमने यहाँ पर क्षैतिज वेग लिया है तो क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन होगा उसको हम स्मॉल x से व्यक्त कर सकते हैं। तो क्षैतिज वेग जो है वो है ux, और जो क्षैतिज विस्थापन है उसको मान सकते हैं हम x, और समय को व्यक्त कर लेते हैं t से। तो यहाँ से हम t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो t इधर मल्टीप्लाई में आएगा ux अपॉन में जाएगा, तो t इक्वल हो जाएगा x अपॉन ux, जो कि क्षैतिज दूरी को तय करने में लिया गया समय। अब बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर घटक की। तो वस्तु के वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो है uy, और uy इक्वल क्या होता है u sin थीटा। अब क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक वस्तु को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, जिससे वस्तु का वेग निरंतर घटता जाता है और अधिकतम बिंदु पर जाकर 0 हो जाता है। मतलब जो ऊर्ध्वाधर वेग है ना वो एक समान नहीं है, असमान है। और जब कोई वस्तु असमान वेग से गति करती है तो असमान वेग से गति के लिए हम यूज करते हैं गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण है, जिसमें पहला समीकरण है v इक्वल u प्लस at, दूसरा समीकरण है s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। और अगर हमें वस्तु का ऊर्ध्वाधर विस्थापन ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इसमें s जो है विस्थापन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण यूज कर लेते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में s को व्यक्त करेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा मींस y अक्ष की दिशा, और y अक्ष की दिशा में विस्थापन को मान लेते हैं y, तो इसको y से व्यक्त कर लेंगे। इसी तरह से ऊर्ध्वाधर वेग u जो होगा वो होगा ऊर्ध्वाधर वेग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे uy, समय t ही रहेगा। और बात करें तो कर लेते हैं त्वरण की, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वस्तु का त्वरण होता है उसको g से व्यक्त करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा s के स्थान पर लिखेंगे y, y इक्वल u क्या हो जाएगा uy इंटू में क्या आएगा t, और ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के समीकरण में माइनस साइन आ जाता है, प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर। क्लियर। तो y इक्वल क्या है, y इक्वल है यू वाई, और यू वाई की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा। तो यहां पर यू वाई के स्थान पर लिखेंगे यू साइन थीटा, तो यहां पर आएगा यू साइन थीटा। इनटू में लिखा है टी, और टी क्या है एक्स अपॉन यू एक्स, तो हम टी के स्थान पर लिखेंगे एक्स अपॉन यू एक्स, तो जहां पर टी है वहां पर आ जाएगा एक्स अपॉन यू एक्स। माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है वो ऐसे रहेगा, टी समय है, और टी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन यू एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यू एक्स की। तो यू एक्स इक्वल क्या होता है यू कोस थीटा, तो जहां जहां यू एक्स है वहां पर हम यू कोस थीटा लिख लेंगे, तो वाई इक्वल हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू में क्या है एक्स अपॉन में यू एक्स है, तो यू एक्स के स्थान पर यू कोस थीटा, माइनस ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, तो वन जी, वन इंटू जी जी, और साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, अपॉन में है टू, और नीचे आएगा यू यू स्क्वायर। तो यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है यू कोस थीटा, तो जहां पर यू एक्स है वहां पर लिखेंगे यू कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, और इंटू में लिखा है एक्स, तो इसे लिखेंगे एक्स टेन थीटा, माइनस वन अपॉन टू, अपॉन में टू को ऐसे लिखा रहने देंगे, ऊपर जी लिखा है जी, अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इस समीकरण पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो यहाँ पर y की घात एक है, x की घात भी एक है, लेकिन यहाँ x की घात दो है, तो क्योंकि इस समीकरण की घात दो है तो ये एक द्विघात समीकरण है, और जैसा कि मैंने अभी बताया था द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो होता है परवलयकार ग्राफ। मीन्स ये जो समीकरण है ये प्रक्षेपी गति की समीकरण है, और प्रक्षेपी गति की समीकरण की जो घात है वो टू है, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु को जब किसी कोण थीटा पर फेंका जाता है तो वस्तु जो है एक परवलयकार पथ पर गति करती है। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अतः, सॉरी, क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। तो ये प्रक्षेप्य गति का पहला टॉपिक था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको टीएफ से व्यक्त करते हैं, टीएफ से। ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है उड्डयन काल। उड्डयन काल होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक वस्तु द्वारा लिया गया समय, कहलाता है उड्डयन काल। ठीक है ना। तो प्रक्षेप्य के उड़ान में लगा समय, मतलब ये जिस बिंदु से उड़ना शुरू करता है उस बिंदु तक जहां जाकर ये गिरता है, ये उड़ान में लगा टोटल समय है। तो उड़ान में जो लगा समय होता है ना, इसे कहते हैं उड्डयन काल। उड़ान में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल कहलाता है। इसे टीएफ से व्यक्त करते हैं, तो इसे व्यक्त करते हैं टीएफ से। तो अब ये टीएफ ज्ञात कर लेते हैं। टीएफ जो है समय है, ये कौन सा समय है, ये वो समय है जिसमें वस्तु प्रारंभिक बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु पर पहुंच जाती है। तो जब वस्तु इस बिंदु से चलकर उस बिंदु तक जाती है तो पहले ऊपर की हो जाती है फिर नीचे की हो जाती है। तो अगर हम इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन अगर देखेंगे तो जिस बिंदु से चलना शुरू करती है वापस उसी बिंदु पर आकर गिर जाती है, मीन्स मूल बिंदु की के सामने ही आकर गिरती है। तो वस्तु का जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है ना, पहले वस्तु ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो गया 0। ठीक है ना। तो हम उड्डयन काल को ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण से
तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? द्वितीय समीकरण होता है y इक्वल सॉरी s इक्वल यू वाई एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि हम इस समीकरण को ऊर्ध्वाधर दिशा में यूज करेंगे, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु का जो विस्थापन होता है उसे व्यक्त करते हैं y से, वेग को व्यक्त करते हैं uy से। ठीक है, जो u है उसको हम uy से व्यक्त करेंगे, जबकि जो समय होता है ना t, क्योंकि हम उड्डयन काल ज्ञात कर रहे हैं तो समय को हम tf से व्यक्त करेंगे। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो a होता है त्वरण, उसे हम g से व्यक्त करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना। तो यहां पर आएगा y, u के स्थान पर आएगा uy, t के स्थान पर लिखेंगे tf, बीच में माइनस साइन आएगा ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए 1/2 g और t स्क्वायर f। तो ये इतना हो जाएगा। अब क्योंकि वस्तु का ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है? 0, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है y, और y की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो जाएगा यू वाई टी एफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एफ। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? ये जो माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर है, इसको इधर लाकर प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर एफ। इक्वल में क्या बचेगा? यू वाई टी एफ, तो इक्वल में लिखेंगे यू वाई टी एफ। तो यहाँ पर t की पावर 1 है, अपनी t की पावर 2 है, तो t की पावर से t की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 जी टी एफ, और इधर बचेगा यू वाई। तो यहाँ से अगर हम टी एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो टी एफ की वैल्यू निकालने के लिए 2 जाएगा मल्टीप्लाई में 2 यू वाई, और जो g है वो आ जाएगा अपॉन में अपॉन जी। तो टी एफ इक्वल क्या होगा? टी एफ इक्वल होगा 2 यू वाई अपॉन जी, और यू वाई क्या होता है? ऊर्ध्वाधर वेग, और इसकी वैल्यू होती है यू साइन थीटा। तो यू वाई के स्थान पर आएगा यू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन स्मॉल जी, जो कि प्रक्षेपीय द्वारा लिया गया समय है, इसे कहते हैं उड्डयन काल, और इसे टीएफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम याद करेंगे क्षैतिज परास। तो देख लेते हैं क्षैतिज परास क्या होती है। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो क्षैतिज परास होती है प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक की क्षैतिज दूरी, ये वाली जो दूरी होती है इसे कहते हैं क्षैतिज परास, और ये एक अक्ष की दिशा में होती है। क्योंकि परास को इंग्लिश में कहते हैं रेंज, तो इस दूरी को आर से व्यक्त करते हैं। तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक्स अक्ष की दिशा में तय किया गया विस्थापन ज्ञात करेंगे, और विस्थापन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो क्योंकि हमें विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन बराबर क्या होगा? समय गुणा में जाएगा वेग की, तो वेग गुणा समय। अभी जो विस्थापन है ये क्षैतिज दिशा में दिया गया अधिकतम विस्थापन है, जिसे कहते हैं क्षैतिज परास, और इसको व्यक्त करते हैं आर से। क्योंकि हम क्षैतिज विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं, तो क्षैतिज वेग यूज करेंगे। क्षैतिज वेग होता है यूएक्स इंटू समय। तो इस दूरी को तय करने में जो लिया गया समय, ये वही समय है जो उड़ान में लिया गया समय होता है, तो इसे कहते हैं उड्डयन काल, और उड्डयन काल को व्यक्त करते हैं टीएफ से, जिसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो समय के स्थान पर आ जाएगा उड्डयन काल टीएफ। तो कैपिटल आर इक्वल यू एक्स की वैल्यू है यू कोस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे यू कोस थीटा इंटू टीएफ। तो टीएफ क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी। मतलब जहां पर टीएफ है ना, वहां पर हम लिख सकते हैं 2u sin थीटा अपॉन स्मॉल जी। ठीक है, तो कैपिटल आर इक्वल क्या आएगा? 2u इंटू यू स्क्वायर, उसके बाद लिख लेंगे 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा? स्मॉल जी। तो ये जो होता है ना 2 sin थीटा कोस थीटा, ये मैथ का एक फॉर्मूला है। 2 sin थीटा कोस थीटा
इक्वल होता है साइन 2 थीटा। मतलब हम 2 साइन थीटा को थीटा के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो कैपिटल आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर, इसके स्थान पर आएगा साइन 2 थीटा अपॉन में क्या है जी। तो ये जो है ना क्षैतिज परास कैपिटल आर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्षैतिज परास होती है क्षैतिज दिशा में तय किया गया अधिकतम विस्थापन। ठीक है ना, और ये जो विस्थापन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ चीजों में, जैसे कि क्रिकेट के खेल में या फिर जंग के मैदान में, वॉर में, युद्धों में। किस तरह से ये समझ लो, जैसे कि क्रिकेट के खेल में अगर किसी प्लेयर को सिक्स लगाना है, सिक्सर लगाना है, तो सिक्सर लगाने के लिए ना उसको बॉल को बाउंड्री के पार दूर से दूर पहुंचाना होता है, मींस बाउंड्री के पार पहुंचाना होता है। और अगर बाउंड्री ज्यादा दूर है तो उसको अधिक से अधिक दूरी पर उसे पहुंचाना होगा। तो उसके लिए जो है ना वो जो बॉल को हवा में उछालता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऊंचाई की कंपेयर में ना उसकी जो दूरी है वो ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे बॉल बाउंड्री के पार जा सके। ठीक उसी तरह से वॉर में, युद्ध में जब तोप से गोला छोड़ा जाता है और दुश्मन जो है वो दूर होता है, तो उस स्थिति में ये जरूरी होता है कि तोप का गोला दुश्मन तक हो जाए, क्षैतिज दिशा में खड़ा हुआ जो दुश्मन है उसके पास तक हो जाए। तो ये क्षैतिज दूरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ स्थितियों में इसको अधिकतम रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि क्रिकेट के खेल में या तोप से छोटे गोले की स्थिति में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेंज है क्षैतिज परास ये अधिकतम कब हो सकती है। तो आर का मान जो है ना यू पर, थीटा पर और जी पर डिपेंड करता है। जी तो गुरुत्वीय त्वरण है जो कि एक नियतांक है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो फिक्स है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। रही बात यू की, तो यू होता है प्रारंभिक वेग। हम प्रारंभिक वेग को बढ़ाकर आर का मान बढ़ा सकते हैं और साथ साथ हम थीटा के मान पर, थीटा के मान में चेंज करके भी आर का मान बढ़ा सकते हैं। तो आर की जो वैल्यू है ना वो साइन थीटा पर भी निर्भर करती है। और अगर बात करें साइन थीटा की, तो साइन के मानों में साइन का जो अधिकतम मान होता है वो होता है 1 और न्यूनतम मान होता है -1। साइन का अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान होता है -1। तो अगर हम जो है अगर साइन का मान अधिकतम कर दें तो आर का मान भी क्या आएगा, अधिकतम आएगा। तो साइन का अधिकतम मान क्या होता है 1, और 1 मान किस कोण के लिए होता है, 90 के लिए। 90 होता है π/2। ठीक है ना, तो इसके लिए ना हमें साइन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1। साइन 2 थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1, और साइन में 1 वैल्यू किस एंगल की होती है, 90 की। तो साइन 2 थीटा इक्वल 1 वैल्यू जो है वो साइन 90 की है, तो यहाँ पर आएगा साइन 90। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू करेंगे तो 90/2, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45। थीटा इक्वल 45। मतलब जब थीटा की वैल्यू 45 होगी तो 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 45 90 होगा, और साइन 90 कितना होता है 1, और साइन में 1 जो है अधिकतम मान होता है। इसका मतलब यह है कि आर का मान अधिकतम करने के लिए साइन का मान अधिकतम होना चाहिए, और साइन का अधिकतम मान क्या होता है 1, और 1 मान लाने के लिए जो 2 थीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 के, जिसमें थीटा की क्या हो जाएगा 45। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें प्रक्षेप्य को अधिक से अधिक दूरी तक पहुंचाना है क्षैतिज दिशा में, तो उसके लिए ना हमें यह प्रयास करना चाहिए कि उसको हम जिस वेग से भी थ्रो कर रहे हैं उसका कोण 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कोण 45 होगा तो 2 थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 1 होता है जो साइन का अधिकतम मान होता है। तो ये जो है ना अधिकतम क्षैतिज परास हो जाएगी। तो अधिकतम क्षैतिज परास को व्यक्त करते हैं आर मैक्स से, मैक्स फॉर मैक्सिमम, और आर का मान मैक्सिमम रखने के लिए साइन का मान मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन का मैक्सिमम मान क्या होता है 1। तो अगर हम यहाँ साइन का मान 1 लगाएंगे तो आर इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1/g, यू स्क्वायर इंटू 1/g, जिससे फाइनल फॉर्मूला आएगा आर मैक्सिमम इक्वल यू स्क्वायर इंटू 1 यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी। तो ये जो ना अधिकतम क्षैतिज परास का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मींस लास्ट टॉपिक है, वो है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई को इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच से व्यक्त करते हैं। मैक्सिमम हाइट या अधिकतम ऊंचाई होती है प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु की क्षैतिज अक्ष से लंबवत दूरी। ये वाली जो दूरी होती है इसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, और इसको कैपिटल एच से व्यक्त करते हैं। और ये जो ऊंचाई होती है ना ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है, ऊपर की ओर। तो अब हम इस ऊंचाई को ज्ञात करेंगे।
तो इस ऊंचाई को याद करने के लिए हम यूज करेंगे गति का तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि हम अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं और अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में समीकरण को लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में y x होती है, तो v हो जाएगा vy, u हो जाएगा uy, ऊर्ध्वाधर दिशा में माइनस साइन आएगा और ये हो जाएगा 2 a के स्थान पर आएगा g और इसको हम कैपिटल H में कन्वर्ट कर देंगे जो कि अधिकतम ऊंचाई है, और बाकी इन दोनों पर स्क्वायर का साइन आ जाएगा। तो क्या होता है जब वस्तु को किसी वेग से प्रक्षेपित किया जाता है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, तो उसे प्रारंभिक वेग u से व्यक्त करते हैं, जिसको हम दो घटकों में बांट सकते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्योंकि हम अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं तो इसलिए हम वेग का ऊर्ध्वाधर घटक uy यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो आ गया uy। अब रही बात vy की, तो vy होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग मीन्स जहां पर वस्तु अंत में रुक गई है उसका वेग। तो अंतिम वेग जो होता है वो होता है 0। तो अधिकतम ऊंचाई पर जो वस्तु का अंतिम वेग होगा वो हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा u स्क्वायर y माइनस 2gh, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, माइनस 2gh इधर का क्या हो जाएगा प्लस 2gh, तो इक्वल में क्या हो जाएगा u स्क्वायर y। यहाँ से अगर हम कैपिटल H का मान निकालेंगे तो 2g कहाँ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर y अपॉन 2g। और अगर बात करें uy की, तो uy इक्वल क्या है u साइन थीटा। तो क्योंकि u का स्क्वायर है और uy इक्वल क्या होता है u साइन थीटा, तो u का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है। ठीक है, ये 4 टॉपिक थे जो कि प्रक्षेपीय गति में इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक था प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, और दूसरा टॉपिक था उड्डयन काल, तीसरा टॉपिक क्षैतिज परास, और लास्ट है अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, ये चारों के चारों टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी किसी भी जगह पर कंफ्यूजन हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।